सोसाइटी की प्रॉब्लम ये है कि वो पहली बात तो पहनावे से जज करते हैं। सोसाइटी वाले सोचते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है, खुद कमा रही है, अपने पैसे कमा रही है, तो ये कैरेक्टरलेस है। कि यार ये तो हाथ से चली गई, अब तो ये खुद के पैसे कमा रही है, जब तक वो मेरे आगे हाथ फैला रही थी तब तक तो ठीक था, अब तो वो खुद उसके हाथ में सब कुछ बंद है। बहुत से रील्स भी आपने देखे होंगे कि अरे नहीं नहीं रिच हस्बैंड चाहिए, एक्चुअली चाहिए, जरूरत है। आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है। और लड़कियां ही नहीं भागती पैसों के पीछे, आजकल लड़के भी भागते हैं पैसों के पीछे कि लड़की के पास पैसा है उसको यूज कर रहे हैं। पूछा था कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड योर पास्ट रिलेशनशिप। मतलब फिजिकली अब्यूज और हाथ उठाना सब कुछ था। तो ये लोगों को शायद नहीं पता है। बंदा थप्पड़ ही नहीं, बंदा गाली भी दे देना, निकल जाओ उस चीज से। क्योंकि जो बंदा आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो आपके साथ नहीं रह सकता, वो पूरी लाइफ टाइम तक आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि वो इतना मीम बन गया था ना मेरे, अब सारे रील्स पे यही कमेंट्स आते हैं, ये इसका स्ट्रगल है, ये इसका स्ट्रगल है, ऐसे करके। तो मैंने इसको हाइड करने के लिए मैंने पिंटरेस्ट खोला, क्योंकि बहुत से लोग ना, मैं कहीं भी जाती थी लोग बोलते थे अरे आपने हाथ काटा है, आपने हाथ काटा है। तो मुझे बड़ा वैसे सा फील होता था कि इसको हाइड कैसे करूँ, छुपाऊँ कैसे, क्योंकि ये तो ये शांभवी क्या पीछे छोड़ कर आई है? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऋषिका पॉडकास्ट, जहाँ पर आप पॉडकास्ट सुनते ही नहीं उसे महसूस भी करते हैं। आज हमारे साथ हैं द बोल्ड ब्यूटीफुल शांभवी सिंह। हाय शांभवी, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो सबसे पहले तो आपको मेरा खम्मा गनी, आप हमारे जयपुर में आए, सो आप फर्स्ट टाइम आए हैं जयपुर में। हाँ। सो हाउ इज जयपुर ट्रीटिंग यू? अभी तक तो अच्छा है, अभी घूम नहीं पाई हूँ, अब देखते हैं आगे देखते हैं। वेदर तो काफी अच्छा है वैसे। सो अभी आपका मूड बोर्ड कैसा चल रहा है, कैसा फील कर रहे हो आप? आजकल वेदर अच्छा है, मैं कहीं घूमने जाना चाहती हूँ। वैसे तो जयपुर आई हूँ अभी, बट देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है, कैसे बनता है। सो अभी ना काफ़ी सारी गर्ल्स आपको फैशन से रिलेटेड ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए देखते हैं, तो अभी आपका कौन सा करंट फेवरेट फैशन ट्रेंड चल रहा है? मेरा वैसे ना, मुझे मतलब काफी लूज टी शर्ट्स पहनना कार्गो पैंट्स के साथ, ये मुझे बहुत पसंद है। और जब आप जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, मूड ऑफ होता है, सैड होते हैं, तो गो टू स्ट्रेस बस्टर क्या है आपका? कुकिंग। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद। वो मैंने आपके ब्लॉग्स में देखा हाँ, है। अपने लिए भी और उससे ज्यादा दूसरों के लिए भी। मतलब उससे मेरा सच में स्ट्रेस दूर होता है। और उसके साथ साथ मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं म्यूजिक भी चला देती हूँ पीछे, और फिर मैं खाना भी बनाने लग जाती हूँ, तो वो है। अच्छा, मैंने देखा है अभी ना आपने अपनी डेली व्लॉग्स की सीरीज स्टार्ट की है, तो जो लोग आपको यूट्यूब पे देखना चाहते थे, फाइनली यू आर हियर। एक्चुअली वो काफी टाइम से मैं प्लान कर रही थी, मतलब 2-3 साल से मुझे बहुत से लोगों ने बोला, मेरी फैमिली, मेरे भाई ने पुश करा कि स्टार्ट करो स्टार्ट करो। बट फाइनली वो चीज़ स्टार्ट हो गई और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, क्या होता है ना कि जब हम व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा ना कंसिस्टेंसी की बात की जाती है, और यू हैव मेंटेन्ड अ गुड कंसिस्टेंसी इन इंस्टाग्राम इफ वी कुड से। बट यूट्यूब को लेके अभी कैसा सीन चल रहा है, आप मेंटेन कर पा रहे हो? नहीं, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है मुझे। मतलब मैं उठती हूँ सुबह, मुझे ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, देन उसके बाद मुझे बनाना भी पड़ता है खुद ही, कुकिंग भी खुद ही करनी पड़ती है, देन इंस्टाग्राम के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती है, और उसके लिए यूट्यूब के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट उस चीज़ के लिए। तो सो मैंने एक चीज़ नोटिस किया आपके व्लॉग्स में, जब हम लोग आपका इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग स्क्रॉल कर रहे थे, तो आई हैव नोटिस कि आप स्पिरिचुअली गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और आपके जो मैंने मंदिर में देखा, नीम करोली बाबा की भी फोटो थी। हाँ, तो उससे रिलेटेड आपको शेयर करना चाहेंगी? हाँ, मतलब मैं गई थी वहाँ पे, मुझे काफ़ी टाइम से जाना था, मुझे 2 साल से जाना था, तो मैं गई थी वहाँ पे। और मैं किसी रीज़न से गई थी और मैंने बहुत कुछ मांगा था, मतलब मेरी सारी चीज़ें ट्रैक पे आ जाएं, और वो अभी आ रही हैं, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, एक्चुअली चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं। मैं थोड़ी प्रोडक्टिव हो गई हूँ हर चीज़ के लिए, तो वो मुझे देखा और वहाँ जाके मुझे अच्छा फील हुआ। मतलब जो पॉजिटिव वहाँ पे थी ना एनर्जी, वो मुझे फील हुआ, और चीज़ें मेरी मतलब ट्रैक पे आ रही है, मैं बहुत ही ज़्यादा काम पे फोकस कर रही हूँ, तो ये भी अच्छी चीज़ है। वाह, ग्रेट। सो क्या होता है ना, जब इंस्टाग्राम पे हम लोग रील स्क्रॉल करते हैं, तो एक अलग
पर्सपेक्टिव एज अ ह्यूमन हम देखते हैं, किसी को एज एन इन्फ्लुएंसर हम देखते हैं, लेकिन यूट्यूब पे क्या है, आप अपनी रियल लाइफ को दिखा रही हो, व्लॉगिंग कर रही हो, तो उससे आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अफेक्ट हो रही है, लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है कहीं ना कहीं, मतलब आप जैसे अब इंस्टाग्राम के कमेंट्स खोल के देख लो, देन उसके बाद यूट्यूब के देखो, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं बट इंस्टाग्राम पे नहीं आता है। तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मतलब हम सोशल मीडिया पे दिखाएं वो एक्चुअल में हम हैं, वैसा नहीं है। और जो यूट्यूब पे मैं हूँ वो रियल में हूँ, वो रियल शांभवी है। और जो इंस्टाग्राम पे है वो तो फिर यार वो तो ऑडियंस की डिमांड है एक्चुअली, और ऑडियंस की भी डिमांड है, बट फिर ऑडियंस भी वही जज करते हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट शाम्भवी एक पर्सपेक्टिव है कि हम क्या करते हैं, हम इंस्टाग्राम के थ्रू ही हम लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है इसकी प्रोफाइल ऐसी है तो ये एज अ ह्यूमन भी ऐसी होगी। बट जब मैं आपके साथ हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, और मैंने जब यूट्यूब पे भी आपको देखा तो यू आर अ डिफरेंट पर्सनैलिटी देयर। तो उसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, हम क्यों आखिर इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों को जज करें, वाई? यार लोग क्या है ना, सोसाइटी की प्रॉब्लम ये है कि वो पहली बात तो पहनावे से जज करते हैं, और अगर आपका पहनावा थोड़ा सा उटपटांग है तो कैरेक्टरलेस बना देते हैं कि अरे नहीं ये ऐसे कपड़े पहन रही है, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो ये मेंटालिटी है लोगों की, सोसाइटी की। बट ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर इस चीज़ पे भी लोग जज करते हैं कि अरे ऐसे कपड़े पहनती तो मंदिर जाती है, मुझे लोग बोलते हैं, तो जरूरी नहीं कि जो ऐसे कपड़े पहने वो भगवान को नहीं मान सकता या मंदिर नहीं जा सकता। ये कहीं पे नहीं लिखा है, ये सोसाइटी ने बनाया है, लोगों ने बनाया है, क्योंकि वो जज करते हैं लोगों को। और ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ से खुद खुश नहीं है, दूसरों को भी खुश नहीं देखना चाहते हैं, नहीं देख सकते। तो ये होता है। और ये तो बोला ही जाता है कि सोसाइटी कभी खुश होती ही किसी भी चीज से नहीं होती है खुश। मतलब आजकल ना एक टैग दिया जाता है कि इंडिपेंडेंट वुमेन इक्वल्स टू कैरेक्टरलेस वुमेन। ये बहुत ही ज्यादा एक टैगलाइन फिक्स्ड है जो कि सोसाइटी वाले सोचते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है, खुद कमा रही है, अपने पैसे कमा रही है, तो ये कैरेक्टरलेस है। देखो पॉइंट क्या है, जो इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं ना वो कंट्रोल में नहीं होती, और सोसाइटी क्या चाहती है, हमें कंट्रोल करना। हस्बैंड्स क्या चाहते हैं, कंट्रोल करना। बॉयफ्रेंड्स क्या चाहते हैं, कंट्रोल करना। और जो इंडिपेंडेंट लड़कियां होती हैं वो कंट्रोल में नहीं होती, उनको पता है उनको कब कैसे क्या करना है, उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। तो ये चीजें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और नहीं शायद कभी करेगी मुझे लगता है, क्योंकि लोग होता है ना कि एक मुट्ठी में दबा के रखना चाहते हैं लड़कियों को, और वो अभी भी चलता है। मैंने देखा है कि यार ये ऐसे कैसे कमा रही है, और कमा भी रही है, क्या कर रही है, अरे ये कर रही है इंस्टाग्राम पे, ये ऐसे कपड़े पहन के ऐसे कर रही है, लेकिन एटलीस्ट मैं खुद का अर्न कर रही हूँ, मैं अपने खर्चे चला रही हूँ, अपनी फैमिली के भी खर्चे चला रही हूँ, इस स्टेज पे मैं हूँ। बट अभी आप ये बोलोगे कि अरे ये इंडिपेंडेंट है, ये बहुत ही कैरेक्टरलेस है, ये है वो है, तो ये पॉइंट ये नहीं है। ये पॉइंट ये है कि उनका कोई मतलब वो नहीं होता, वो होता है ना, कंट्रोल नहीं कर सकते उनको, लड़कियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और इस पॉइंट पे अगर रिलेशनशिप भी आता है तो लड़कों को भी ये चीजें बुरी लगती है अगर लड़कियां इंडिपेंडेंट होती हैं तो, क्योंकि वो अपने ईगो पे ले लेते हैं ये चीजें कि ये तो कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इंडिपेंडेंट है, ऐसे है वैसे है करके। तो मेन पॉइंट ये है कि सोसाइटी कंट्रोल नहीं कर पाती इंडिपेंडेंट लड़कियों को। इस चीज आपने जो भी बोला, इस चीज के लिए मैं भी एक चीज और, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या होता है ना, जब एक रिलेशनशिप में भी जब आप होते हो तो अगर लड़की थोड़ी सी भी ज्यादा सक्सेसफुल है तो फिर जो लड़का है उसको इनसिक्योरिटी होने लग जाती है कि भाई ये मेरे से ज्यादा कैसे कमा रही है, ये ऐसा क्यों। तो आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कुछ फेस किया है? हाँ मैंने तो किया है, मतलब मुझे ऐसे कभी सपोर्टिव बंदा नहीं मिला इस चीज में, है ना, कि नहीं जा तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा करके। होता है ना कहीं कहीं ईगो पे आ जाती थी बात की, मेरे से ज्यादा कमा रही है, ऐसे कैसे कमा रही है, मतलब फिर वही बंदे आपको नीचा भी दिखाने की कोशिश करते हैं 4 लोगों के बीच में बैठ के। अब के टाइम में बता रही हूँ, अगर वो मेरा XYZ जो भी हो, तो उन लोगों को भी नहीं होता है कि यार ये तो हाथ से चली गई, अब तो ये खुद के पैसे कमा रही है, जब तक वो मेरे आगे हाथ फैला रही थी तब तक तो ठीक था, अब तो वो खुद, उसके हाथ में सब कुछ बंद है, अब वो नहीं मांगेगी किसी से। तो ये चीज होती है, रिलेशनशिप्स में भी ये चीज होती है, मेरे साथ भी हुआ है। लोगों को नहीं पसंद, लड़कों को भी नहीं पसंद कि लड़कियां उनसे ज्यादा कमाए, उनसे ज्यादा आगे बढ़े। बहुत ही रेयर केस में ऐसे लड़के होते हैं जो बहुत सपोर्टिव होते हैं, हर चीज में आपका साथ देते हैं
कि नहीं तू ठीक है, मैं घर बैठ रहा हूँ, तू जा, तू काम कर, तू कमा, मैं तेरे लिए खाना बना के रखूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा। नहीं मिलता ऐसे लड़के, बहुत ही कम होते होंगे, और जो होते होंगे उनके वो तो बहुत लकी होते होंगे, मुझे लगता है। मैं नहीं हूँ, बाकी होते होंगे जिनके होते होंगे इस चीज में। पर देखो हम इंडिपेंडेंट ही हैं, हम कमा रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में क्या होता है ना, अगर लड़की नहीं भी कमा रही है ना, और अगर वो अपने बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड से पैसे ले रही है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड डिगर बोला जाता है। ये भी एक टर्म है कि गोल्ड डिगर है, ये तो पैसों के लिए इसके साथ है, ये खुद कमाती नहीं है। तो उसमें भी हम ही एट द एंड ऑफ द डे अफेक्ट हो रहे हैं। इस चीज पे मैं कहना चाहूंगी एक चीज, गोल्ड डिगर भी मतलब वही लोग कहते हैं जिनके पास कोई गोल्ड होता है नहीं डिग करने के लिए। ये भी मैंने कहीं पे देखा ही था, तभी मैं बता रही हूँ, और ये फैक्ट है। जिनके पास होता नहीं ना, वो ज्यादा शोर मचाता है, और जिनके पास होता है वो शांत रहता है। तो ये गोल्ड डिगर वाला जो टैग लगता है ना लड़कियों को पैसे से प्यार नहीं होता। लड़कियों को एक होता है ना, सिक्योरिटी चाहिए फॉर द फ्यूचर, कि यार मेरा बंदा, मेरा हस्बैंड इतना कमाने वाला रहे, रिच रहे, ताकि मेरा और मेरे आने वाले चीजों का, मेरे बच्चों का, हर चीज का वो अच्छे से ध्यान रखे, जो कि हम कभी कुछ कर नहीं पाए अपने लिए। तो वो उस चीज का ध्यान रखे। हम इस चीज के लिए ऐसे होता है ना, सोचते हैं कि बहुत से रील्स भी आपने देखे होंगे कि अरे नहीं नहीं रिच हस्बैंड चाहिए। एक्चुअली चाहिए, जरूरत है। आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है, और लड़कियां ही नहीं भागती पैसों के पीछे, आजकल लड़के भी भागते हैं पैसों के पीछे, कि लड़की के पास पैसा है, उसको यूज कर रहे हैं, अच्छे से यूज कर रहे हैं, देन प्रोमिसेस करते हैं कि मैं शादी करूंगा। और लड़कियों का क्या है, कमिटमेंट चाहिए, वो पिघल जाती है कि भाई ये शादी मुझसे करेगा, ठीक है, फिर अपना 1000% दे देती हैं। देन उसके बाद वो प्रॉपर यूज करते हैं उन लड़कियों को, उनके फेम का, उनके पैसों का, और फिर चले जाते हैं उनके लाइफ से कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता, यार मेरी मम्मी को तू पसंद नहीं है, वो तो ऐसे कह रही थी। फिर उनको मम्मी अपनी याद आ जाती है कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है लड़कियां ही गोल्ड डिगर होती हैं, लड़के भी होते हैं, और आज के टाइम में लड़के ज्यादा हैं गोल्ड डिगर, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, मुझे सारे ऐसे ही मिले, तो हैं लड़के भी हैं गोल्ड डिगर, लड़कियां बट नहीं ना होती। जिस तरह से शांभवी आप एक्सप्लेन कर रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपने पर्सनली बहुत सारी चीजें फेस कर रही हैं अपनी लाइफ में। और जब हमने ऑडियंस से Q&A रखा था, तो उन्होंने भी एक ही सवाल 99% पूछा था कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड योर पास्ट रिलेशनशिप। सो आई वांट कि आज आप ऑडियंस को बताएं, बिकॉज यू हैव द प्लेटफॉर्म, यू हैव योर ऑडियंस लिसनिंग टू यू। सो आई जस्ट वांट यू टू शेयर टुडे योर स्टोरी। यार एक्चुअली ना मेरा एक 8 साल का रिलेशनशिप था, जिसमें कि चीजें स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी थी, ठीक थी। स्टार्टिंग में तो बटरफ्लाई लगता है, बटरफ्लाईज, फेरी टेल, सब कुछ अच्छा लगता है। बट होता है ना, धीरे धीरे आप उस इंसान को जानते हो, जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप रहते हो कि एक्चुअल में ये कैसा है। तो होता है ना, लड़के थोड़े ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, पोसेसिव हो जाते हैं। तो मैंने एक चीज बोली थी ना कि लड़कों को बहुत पसंद है कंट्रोल में करना, अपने पैर के नीचे दबा के रखना, कंट्रोल करना। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप था, मतलब फिजिकली अब्यूज और हाथ उठाना सब कुछ था। तो ये लोगों को शायद नहीं पता है, और मैं इसलिए इस रिलेशनशिप से निकली हूँ, और बहुत ही मुश्किल से निकली हूँ। मेरी फैमिली को बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ी थी इस चक्कर में, क्योंकि ऑब्वियसली वो 8 साल का रिलेशनशिप था। बट एट द एंड, मतलब जब फैमिली देखती है ना, और स्टार्टिंग से मेरे फैमिली को कुछ भी नहीं पता था, बट एंड भी बहुत गंदा हुआ। फिर मेरे फैमिली को सारी चीज़ें पता चली, है ये मारता है, पीटता है, ये करता है, वो करता है, और ऐसे वैसे भी नहीं मारना, हाथ तोड़ देना, नाक तोड़ देना, ऐसी सारी चीज़ें। तो मेरे पास सारे प्रूफ्स भी है बट मुझे दिखाना नहीं है, क्योंकि मैं उस पिक्चर्स को, उस चीज़ों को मैं देख लेती हूँ तो मैं खुद रोने लग जाती हूँ अपने आप को देख के कि ये मैं थी, मैं क्यों थी वहां पे, और मैं फंस गई थी, मैं निकल नहीं पा रही थी उस चीज से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चीजें टॉक्सिक हो गई थी। होता है ना कि मतलब बिल्कुल कैद करके रख लेना। शायद ये वही लड़कियां समझे जो वो एक्सपीरियंस कर चुकी हैं ये चीज, और बाकी तो सिर्फ जज करेंगे कि नहीं अरे तूने तो छोड़ दिया, तूने तो ये किया। बट रीजन तो जानो मैंने क्यों छोड़ा। मैं मार थोड़ी खाती, पता चलता कल को शादी हुई, वो कहीं मार काट के मुझे फेंक दिया, फिर क्या होता, मेरी फैमिली कहाँ जा। और आजकल तो ऐसे बहुत केसेस आ रहे, इट्स वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है। और जब बंदा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार हाथ उठा दे, तो फिर उसके दिमाग को कोई भरोसा नहीं होता कि वो आपके साथ क्या करेगा। इट बिकम्स अ हैबिट फॉर हिम। हाँ एक्चुअली।
तो वो तो चीज़ें बहुत ट्रॉमेटाइजिंग थी मेरी, मुझे उस चीज़ से निकलने में भी काफ़ी टाइम लगा। इस चक्कर में मतलब मुझे बनारस भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि बनारस भी उतना बड़ा है नहीं और बनारस में एक दूसरे को सब लोग जानते हैं। तो इस रीज़न से मुझे बनारस अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी फैमिली छोड़नी पड़ी। तो लोगों को ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ों से, वो चीज़ें थी। अब मुझे याद नहीं है, मुझे वो 8 साल में जो भी चीज़ें हुई ना, मुझे अच्छी मेमोरीज तो कुछ भी याद नहीं है। बस मुझे ट्रॉमा जितने थे मेरे साथ के, सिर्फ ट्रॉमा याद है मुझे, और सारी चीज़ें ब्लर है मेरे आँख के सामने, कुछ भी नहीं याद है। मैं चाहूँ भी तो मैं प्रोसेस नहीं कर पाती हूँ, मैं सोच नहीं पाती हूँ वो चीज़ें। तो ऐसे ही था वो। और ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में क्या होता है ना, आप लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस और अपॉर्चुनिटीज को भी खो देते हैं। तो आपने ऐसा कुछ खोया? बहुत कुछ मैंने खोया है, मतलब समझ लो मैंने तो सब कुछ खो दिया था। अब मैं धीरे धीरे समेट रही हूँ उस चीज़ को, मतलब इकट्ठा कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत कुछ खोया है, बहुत चीज़ें बहुत मेरे हाथ से गई हैं। मतलब होता है ना कि ये आया म्यूजिक वीडियो नहीं करना, यहाँ जाना है नहीं जाना, ये करना है नहीं करना, तो नहीं कर पाई मैं। मतलब अभी मैं पता नहीं, शायद मैं कहाँ पे होती अगर वो चीज़ें कर रही होती उस टाइम पे, आज से 5-6 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था। तो हो जाता है, ये करते हैं हम लोग। डू यू हैव दैट रिग्रेट और यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन की लेट इट गो? नहीं, रिग्रेट नहीं है मुझे, बस ये लगता है कि शायद भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं हमेशा से इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि मतलब अगर वो मेरी लाइफ से गया है और मैंने वो चीज़ें नहीं करी हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उसमें भगवान का कोई बहुत बड़ा फैसला था कि नहीं शांभवी, तुझे वहां से निकलना है, शायद तेरे लिए उससे भी बड़ी चीज़ें आगे हो। तो हाँ। सो अभी आपने जो भी बातें बताई उसमें से 2 चीज़ मैंने सोची कि देखो, अभी भी बहुत सारी गर्ल्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रही होंगी और वो एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में होंगी। लेकिन क्या होता है ना, किन्हीं-किन्हीं गर्ल्स की फैमिलीज़ को नहीं बता पाती हैं। आपकी फैमिली ने उसे समझा, आपको उधर से निकाला, लेकिन वो तो अंदर ही अंदर घुटती रह जाती हैं, वो फैमिली को भी नहीं बता पाती हैं। तो उस सिचुएशन में वो गर्ल्स क्या कर सकती हैं? मैं यही चीज़ सोच के मैं उस रिलेशनशिप में 8 साल फंसी रह गई थी कि मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरी फैमिली क्या बोलेगी। तो अब आप लोग बस इतना ही समझ लो कि अगर आप उस चीज़ में हो, निकलना चाहते हो, अभी भी लेट नहीं हुआ है, निकल जाओ। क्योंकि चीज़ें जितनी लंबी होती हैं ना, अगर टॉक्सिक चीज़ें जितनी लंबी होती हैं, ज़हर उतना ही फैलता है और एक दिन आपको वो मार देगा। तो इट्स बेटर कि अभी आप उस चीज़ से निकल जाओ, ताकि बाद में कोई रिग्रेट्स ना रहें कि यार मैंने अपने 8 साल वेस्ट करे। और सच में मैंने अपने जो 8 साल है, मेरा जो एज था, मैं 18 की थी जब रिलेशनशिप में आई थी, मैंने अपना पूरा, एक होता है ना वो टीन एज वाला, वो पूरा पूरा ख़त्म कर दिया। मतलब ना कहीं जाना, ना कुछ करना, बस एक ही बंदे के साथ, मतलब वैसे से था, बस वही एक ही दुनिया थी। तो मैंने दुनिया नहीं देखी। जब मैं बनारस से निकली तब मैंने एक्चुअल दुनिया देखी। तो लोग अब उस चीज़ में फंस के रह जाते हैं। तो मुझे लगता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाना चाहिए। पेरेंट्स आज नहीं तो कल, पेरेंट्स ऑब्वियसली अपने बच्चों की खुशी मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई भी पेरेंट्स इतने खराब नहीं होते हैं। सारे पेरेंट्स वही होते हैं, एंड ऑफ द डे उनको अपने बच्चों की खुशी चाहिए होती है। और जो लोग डरते हैं कि हाँ मैं घर पे नहीं बता पा रही हूँ, कैसे निकलूं, तो फिर ये चीज़ें आप उस जो टॉक्सिक चीज़ है ना, उसको आप बहुत लंबा खींच रहे हो, बढ़ा रहे हो, वो आगे जाके आपको हार्म करेगा। तो इट्स बेटर कि आप उस चीज़ से पहले निकल जाओ। अगर वो इतना ही ज़्यादा खराब हो रहा है, तो कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो निकल जाओ, बैक आउट कर लो, खुद से कर लो। तो शाम्भवी, अभी आपने बताया ना कि आप जब इनिशियल फेज में थी, बटरफ्लाई फेज में आपको पता नहीं चला, लेकिन बाद में आपको रियलाइज हुआ कि दिस इज गेटिंग टॉक्सिक, और वो भी आपको इतने सालों बाद पता चला, और फिर भी आप उसमें थे रिलेशनशिप में। तो अभी जैसे गर्ल्स हैं जो नए नए रिलेशनशिप में आई हैं, तो ऐसे कुछ साइंस आप बता सकते हैं कि पता लगे कि हाँ भाई ये लड़का तो रेड फ्लैग है ही, इससे तो यार दूरी हो जाए? मुझे लगता है जब पहला थप्पड़ पड़े, या बंदा थप्पड़ ही नहीं, बंदा गाली भी दे देना, निकल जाओ उस चीज़ से। क्योंकि जो बंदा आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो आपके साथ नहीं रह सकता, वो पूरी लाइफ टाइम तक आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और अगर हाथ भी उठाते हैं तो अगर पहला थप्पड़ भी लगे तो उससे निकल जाओ। मैंने वो
पहला थप्पड़ माफ कर दिया इसलिए शायद मैं इतने थप्पड़ खाते आ गई। तो निकल जाना चाहिए उस चीज़ से। मतलब साइंस क्या है, साइंस यही है कि वो आपके साथ बिहेव कैसा करता है, उसको बस आप देखो कि वो गुस्से में आपके साथ कैसा है। क्योंकि अगर गुस्से में लड़का शांत है, आपको मना रहा है, शांत है, तो वो तो फिर है, वो लॉयल है, वो क्रीम फ्लैग है। बट अगर गुस्से में आपको गंदा ट्रीट कर रहा है, आपको डाउन फील करा रहा है, 10 लोगों के सामने बैठ के आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो आपके लिए नहीं है। वो बंदा आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि जो बंदा अपनी बंदी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, फिर वो किसी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो उस चीज़ से एज सुन एज पॉसिबल निकल जाना चाहिए, बिल्कुल जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए। और साइंस बस यही होता है कि गुस्से में बस देख लो आपको बंदा आपको ट्रीट कैसे करता है। अगर गुस्से में वो आपको मना लिया प्यार से तुरंत तब तो फिर है, नहीं मनाया अगर फिर तो नहीं। अच्छा शांभवी, अभी आपके 2 एल्डर ब्रदर्स भी हैं, सो उनका क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला? क्योंकि भाइयों को, हम बहनों को तो सब शेयर कर लेते, गर्ल टू गर्ल टॉक हो जाता है, लेकिन जब भाइयों की बात आती है तो हम लोग थोड़ा डर भी जाते हैं और नर्वस भी हो जाते हैं कि भैया के सामने मैं उनको कैसे फेस करूंगी। तो वो आपके साथ कैसा था वो सिनेरियो? मेरे फैमिली हमेशा से सपोर्टिव रही है। मतलब उनको ये लगा है कि अगर मैं खुश हूँ किसी चीज़ में तो खुश हूँ, नहीं खुश हूँ तो तू निकल जाए यहाँ से, वहां पे तुझे रहने की जरूरत नहीं है। तो उनका कोई भी रिएक्शन नहीं था, वो तो मेरा फैसला था। तो वो तो ऑल ओके थे कि हाँ ठीक है, ये चीजें तुझे खराब कर रही है, तू निकल। मेरे फैमिली वालों ने मुझे भेजा कि तू बनारस छोड़, तू यहाँ से जा, क्योंकि तू बनारस रहेगी तो फिर चीजें और खराब होंगी। तो फिर फैमिली सपोर्टिव है, भाई भी सपोर्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है उससे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है ना हर चीज़ में, तो आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे लगता है फैमिली मैटर करती है, और कोई नहीं रहता आपके आगे पीछे, ना आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ डेली घूमते हैं, भले कितना अच्छा बॉन्ड हो, कुछ भी हो, फैमिली मैटर करती है। तो इस चीज़ में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे ऐसा लगता है। सो अगर इसी में ही हम फैमिली के साथ फ्रेंड सर्कल की भी बात करें, तो कहा जाता है ना कि लाइफ में ना अपना सर्कल हमेशा स्मॉल रखना चाहिए, उसी से ही आपको सक्सेस मिलती है। एक्चुअली तो वो आपके केस में जाता है कि आपका सर्कल स्मॉल है, या यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड आई नहीं, मेरे जो रियल फ्रेंड्स है ना वो तो गिने चुने, मतलब उंगली पे ऐसे गिन दूंगी, 1 2 3 4 ऐसे वाले हैं। बट जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी नोएडा, तो बने थे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बने थे। बट मुझे नहीं पता था कि वो, मतलब यहाँ के लोग इतने, मतलब क्या बोलूँ, सेल्फिश होते हैं कि उनको सिर्फ अपना दिखता है। और ऐसे बहुत से फ्रेंड्स बने, बहुत से लोग ऐसे बने जिनसे मैं अब दूर हो चुकी हूँ। बहुत सी चीज़ें खराब हो गई, दोस्ती में भी चीज़ें खराब होती है, मतलब होता है ना एक दोस्ती में भी ब्रेकअप होता है, तो उन लोगों से भी मेरा ब्रेकअप हो गया है। क्योंकि उन लोगों ने चीज़ें खराब करी हैं, उन लोगों ने मतलब वैल्यू नहीं करी कभी मेरी। मतलब मैं इतनी प्योर हूँ ना, मैं अपना पूरा रिलेशनशिप हो चाहे फ्रेंडशिप हो, हर चीज़ में अपना 100% देती हूँ। तो मुझे लगता है कि सर्कल आपका जितना छोटा हो, जितना छोटा हो, उतना अच्छा है। और जो आपके काफ़ी 5 6 साल 7 साल पुराने फ्रेंड्स हैं, वही रियल फ्रेंड्स हैं। और नए फ्रेंड्स बनाओ तो सोच समझ के बनाओ कि वो कैसे हैं, क्या है, पूरी चीज़ें जान के बनाओ। क्योंकि उनको आप अपने लाइफ में लेके आ रहे हो, और होता है ना कि वो साथ में ही बैठ के एक थाली में ही खा के फिर उसी थाली में छेद करने वाली बात होती है। तो ऐसे लोग भी थे मेरी लाइफ में, और थैंकफुली वो चले गए। तो उस जब वो चले गए ना, तो मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो गई। क्योंकि मैंने एक चीज़ सुनी थी कि जो एनर्जी होते हैं ना, आपके सराउंडिंग्स जो होते हैं, वो बहुत मैटर करता है। मतलब पॉजिटिव लोग भी आपके लाइफ में मैटर करते हैं। तो वो लोग पॉजिटिव नहीं थे, वो बहुत नेगेटिव थे। मतलब होता है ना कि आपको देख नहीं सकते उस चीज़ पे कि अरे ये कैसे कर रही है, मुंह पे बहुत अच्छे बनते हैं। ऐसे लोग मुंह पे सच में बहुत अच्छे बनते हैं, ओ बेबी आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट नहीं, पीठ पीछे अरे यार कैसे कर रही है, क्यों, कैसे, ऐसे होता है। तो ऐसे लोग होते हैं। और जो रियल फ्रेंड्स है वो तो फिर 1 ही 2 होते हैं रियल फ्रेंड्स, सारे नहीं होते यार। जो कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वो 1 ही बेस्ट फ्रेंड ही होता है, 1 2 ही होता है। तो आपका जितना फ्रेंड सर्कल है उतना छोटा रखो, आप उतना आगे जाओगे। जितने ज्यादा आपके फ्रेंड्स होंगे, आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, वो आपको पीछे ही खींचते रह जाएंगे, आप आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे। तो अपना सर्कल हमेशा छोटा रखे, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। और दैट्स अ ट्रुथ, ये तो है।
सो अभी फैमिली फ्रेंड्स की बहुत सारी बातें कर ली, अभी अपन सोसाइटी पे आते हैं बिकॉज आप सबसे ज्यादा फेस करती हो इस चीज को। तो सोसाइटी ने आपको लेके क्या स्टीरियोटाइप बना रखा है, सबसे पहले तो आप वो बताइए। मुझे यार एक तो आपको पता ही होगा, मुझे वो जो कहते हैं ना ये कपड़े पहनती है, ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसी रील्स बनाती है, इस चीज को लेके ये चीज तो बहुत बड़ी है उनकी। जजमेंटल है ना लोग, सोसाइटी वाले, तो इस चीज को लेके बहुत जज करते हैं। बट क्या होता है ना कि मेंटल पीस बहुत हार्म होती है। लोगों को तो लगता है कि हम हमारे हाथ में तो बस वो टाइप राइटर है, हम तो फटाफट टाइप करके कमेंट करते हैं, बट दे डोंट नो कि हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर हो रहा है। एंड यू आर तो फेसिंग मिलियंस ऑफ कमेंट्स लाइक दिस, लाइक मिलियंस। तो अभी आपका रिसेंटली भी जब पॉडकास्ट आया था लास्ट, तो उसमें भी पीपल वाज लाइक कि नहीं ऐसे एक लाइन को लेके लेके तो चीज का पूरा मीम ही बना दिया। तो आप उससे डील कैसे करती? बिकॉज इट्स वेरी टफ शाम। मैंने उस चीज पे मैंने सोचा था कि मैं शायद प्रॉपर एक यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वो इतना मीम बन गया था ना मेरे। अब सारे रील्स पे यही कमेंट्स आते हैं, ये इसका स्ट्रगल है, ये इसका स्ट्रगल है, ऐसे करके। तो मैं जो वो बात कर रही थी उस पॉडकास्ट में ना, वो एक्चुअल जो मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल्स हुई है ना, जो मैंने चीजें फेस करी है पास्ट में, मैं उस स्ट्रगल की बात कर रही थी। मैं इस स्ट्रगल की नहीं कि मैं बहुत स्ट्रगल करके मैं इन्फ्लुएंसर बनी हूँ, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी वो बात नहीं कर रही थी। लाइफ में जो चीजें होती हो उसको भी लोग स्ट्रगल ही कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप इन्फ्लुएंसर हो तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रगल करके आज इस सीट पे बैठी हूँ। तो वो लाइफ के स्ट्रगल की बात हुई, तो उस छोटी सी वर्ड का लोगों ने इतना बड़ा मीम बना दिया कि लोग अब उस पे रील भी बना रहे हैं, टैग भी कर रहे हैं और फालतू के कमेंट्स भी कर रहे हैं कि अरे नहीं ये देखो ये है मैडम का स्ट्रगल। तो ये हुआ था, बहुत ही बुरा हुआ था। बट उनको नहीं पता ये मेंटल पीस कितना खराब होता है लोगों का उस चीज पे। पहले तो मुझे बहुत माइंड करती थी कि यार ये ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। बट धीरे धीरे जब लगा ना कि ये लोग तो चुप नहीं होंगे, ये चुप नहीं है, दे आर गुड फॉर नथिंग, ये चुप नहीं होने वाले लोग हैं, तो आप ही चुप हो जाओ। इससे अच्छा उनको एंटरटेन ही क्यों करना है, करने दो उनको। तो मैं अब छोड़ देती हूँ, करो लड़ो कमेंट्स में, दो जो गालियां देनी है दो, जो करना है करो। नाम हाँ मैं शांत हूँ बिल्कुल, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा ओवर हो जाता है तो कमेंट्स ऑफ कर देती हूँ बस। बट इसमें मतलब अभी इस फेज में जो आपका जो फेस आया मिलियंस 2 मिलियन की जो जर्नी है, इसमें सबसे ज्यादा कभी ऐसा हो कि आपने हार्श ट्रोलिंग का सामना किया हो कि ये मेरा सबसे हार्श ट्रोल बना है इस टाइम पे, इस मोमेंट? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हार्श ट्रोलिंग वही चलते आ रहा है, वैसे ही चलते आ रहा है, वो उसी पे हाँ, चल रहा है, उसी चीज पे टिका हुआ है अभी, वैसे नहीं हुआ कभी। सो अभी शाम्भवी यू हैव अ गुड बॉडी, यू लुक ब्यूटिफुल, लेकिन ना बहुत सारी लड़कियां हैं जो एक तो इंस्टाग्राम को देख के अपनी बॉडी को कंपेयर करती हैं उसकी बॉडी से अपनी बॉडी को, और वो इनसिक्योर होती हैं। तो आई वांट कि आप उन लड़कियों को एक मैसेज दें और बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में थोड़ा बताएं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। एवरीबडी इज जस्ट इनसिक्योर अबाउट देयर लुक्स एंड बॉडी, सो आई जस्ट वांट यू टू टेल। यार मैं सच बताऊं तो कोई किसी से खुश नहीं है। मतलब आपकी बॉडी अच्छी है, आपका फिगर अच्छा है, तो लोग उस पे भी कमेंट करेंगे। अगर आपकी बॉडी नहीं अच्छी है, मतलब वही है, आप पतले हो तो लोगों को प्रॉब्लम है, मोटे हो तो भी प्रॉब्लम है। तो लोगों को ना प्रॉब्लम होती रहेंगी। बट आपको जो भगवान ने दिया ना, आप उसको फ्लॉन्ट करो, उसमें खुश रहो। और मतलब बॉडी एक ऐसी चीज है ना कि आपको उसमें प्राउड फील करना चाहिए कि मैं यूनिक हूँ, मैं सबके जैसी नहीं दिखती। सबके बॉडी शेप अलग होते हैं, सबके एक जैसे नहीं होते हैं। तो सब डिफरेंट डिफरेंट शेप में है, सब अलग अलग है, अलग दिखते हैं। तो उस चीज का प्राउड फील होना चाहिए कि मैं यूनिक हूँ, मैं बहुत ज्यादा यूनिक हूँ। इफ यू आर स्लिम, आप ब्लेस्ड हो, बहुत ही यूनिक हो। आप थिक हो, जो भी हो, उसमें भी आप ब्लेस्ड हो। आपको अपनी बॉडी से प्यार करना चाहिए। आई जस्ट लव माई मुझे बहुत प्यार है, मुझे अपने बॉडी से, हर चीज से, मेरे आँख से, मेरे कान से, हर चीज से प्यार है। क्योंकि यार वो भगवान का दिया हुआ है, भगवान ने बनाया आपको। तो आपको अच्छा फील होना चाहिए कि भगवान ने आपको ऐसा बनाया, सबसे अलग बनाया है। आप एक जैसे नहीं दिखते हो। मतलब होता है ना कि बोलते हैं एक शक्ल के कितने लोग होते हैं, 7 लोग होते हैं। तो उस चीज पे लोगों का होता है, बट बॉडी सेम नहीं होती है। तो वो बहुत डिफरेंट चीज है। तो हर एक बॉडी जो फिगर है ना,
उसमें लोगों को खुश रहना चाहिए, अपने आप को यूनिक फील करना चाहिए कि हम यूनिक हैं। लेट देम जज, लोगों का काम है वो अपने का, वो किसी से खुश नहीं है। अगर आपके पास है भी तो भी खुश नहीं है, नहीं है तो भी खुश नहीं है, तो हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनका काम है बोलने का। वो ऐसे लोग अपनी लाइफ से ही खुश नहीं है, वही लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं। तो अपनी बॉडी से प्यार करो, आप जैसे हो हर चीज़ से खाओ पियो मस्त रहो। मैं भी बहुत खाती हूँ, मैं खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। और जहाँ तक मेरे बॉडी की बात है, देखो ये जेनेटिक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती और मैं खुश हूँ इस चीज़ में, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो हूँ मैं हूँ, बस। सो अभी इन सब इनसिक्योरिटीज में अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे पहचाने, अपनी सेल्फ वर्थ की सेल्फ लव खुद से कैसे करें, अपने आप को कैसे बताएं कि नहीं यू आर इनफ फॉर एवरीथिंग? वो खुद को पता होना चाहिए ना, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद फील करना चाहिए। और जब इंसान अपने आप से प्यार करता है ना, तो दुनिया कुछ भी बोले से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अपने आप से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं करती थी पहले, बट अब मैं करती हूँ। मैं हर एक अपनी चीज़ से प्यार करती हूँ। तो सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अपने से प्यार करो, फिर किसी और से प्यार करो। क्योंकि अगर खुद से प्यार नहीं करोगे तो आपको कोई प्यार नहीं करेगा, आपको वो प्यार भी नहीं मिलेगा। आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको अपनी वैल्यू पता है, तब आप सामने वाले के बारे में जज कर सकते हो, उसको जान सकते हो कि नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपनी वैल्यू मतलब खुद रखो, आपको पता हो, और अपने आप से प्यार करो। ये चीज़ बहुत बड़ी है, पता होना चाहिए कि मैं जो हूँ मैं हूँ, मैं होता है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाँ, अपने उसमें खुश रहना चाहिए। आप अपने आप से खुश होगे तभी लोग आपको प्यार करेंगे। आप अपने से खुश नहीं हो तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे सामने वाले से? लोग आपकी वैल्यू भी नहीं करेंगे। पहले आप अपनी तो वैल्यू करो, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। ओके, तो अभी ऑडियंस के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जब ऑडियंस के साथ हमने Q&A किया तो काफी सारे लोगों ने ना आपके टैटूज को लेके उनका रियल मीनिंग पूछना चाहा। तो उसके बारे में आप बताइए कि आपके जो टैटूज हैं उसके पीछे आखिर क्या राज है? मेरे इन टोटल 5 टैटूज हैं। सबसे पहला टैटू बैक पे ओम का, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मैंने बनवाया था इसको। मैं शिव जी से बहुत कनेक्ट करती हूँ। इस चीज़ पे भी लोग बहुत जज करेंगे, बट मैं माइंड नहीं करती। तो सबसे पहला टैटू मेरा वो था। सेकंड टैटू मतलब यहाँ पे था, ये फेटफुल शॉट। इसका मतलब ये होता है, मतलब मैंने मीनिंग पूरी निकाली थी जब इसको बनवाया था। इसका मतलब ये होता है कि अगर लाइफ में आपके कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, तो शायद भगवान ने उससे बेटर आपके लिए प्लान करा है। और जो ये टैटू है, इस टैटू के लिए मुझे बहुत से लोगों ने बोला, बट ये टैटू मैंने मतलब वो कुछ इंस्पायर होकर नहीं बनवाया था। ये टैटू मैंने अपने स्कार को छुपाने के लिए बनवाया था। ये मेरे पूरे यहाँ से यहाँ तक कट्स हैं, तो मैंने इसको हाइड करने के लिए मैंने पिंटरेस्ट खोला। क्योंकि बहुत से लोग ना, मैं कहीं भी जाती थी, लोग बोलते थे अरे आपने हाथ काटा है, आपने हाथ काटा है। तो मुझे बड़ा वैसे सा फील होता था कि इसको हाइड कैसे करूँ, छुपाऊँ कैसे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो जा नहीं सकती है। तो मैंने पिंटरेस्ट खोला, बहुत सर्च किया, देन उसके बाद जाके मैंने ये टैटू बनाया। फिर भी अभी थोड़ा थोड़ा तो दिखता है। हाँ, जब मैं ये बनवा के आई थी, मेरे मम्मी पापा का रिएक्शन था, शादी में मेहंदी कहाँ लग पाओगी माथे पे? मैंने बोला मैं क्या करूँ, उसको तो छुपाना ही था। फिर ये उसकी वजह से है। और ये तो मतलब वैसे कवर अप टैटू है, और नीचे काफ पे टैटू है। तो मतलब मेरा 2 टैटू जो है उसकी मीनिंग है। ये कवर अप है और नीचे वाला भी है। मैं गई थी गोवा, मैंने ऐसे फन में बनवाया था, बट इतना पेन हुआ काफ पे, मैंने आधे पे ही छुड़वा दिया था। तो आधा ही है। आधा ही है, वो इनकम्प्लीट है। और इसका तो बहुत बड़ा मीनिंग है। ये मेरे सारे दुखों को छुपाने के लिए टैटू बनवाया है कि मतलब क्या है इस हाथ पे, पूरे कट्स के मार्किंग्स पे, इसलिए बनवाया। सो शाम्वी, आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप में जब आप थी तो आपने खुद को सेल्फ हर्ट किया। तो मतलब ऐसा कौन सा स्टेज आ जाता है कि आपका माइंड अपने आप को ही हर्ट करने लग जाता है? क्योंकि एज अ ह्यूमन हम लोग नहीं सोच सकते ना, हम लोग एक सेल्फिश नेचर होता है कि नहीं हम खुद को क्यों हर्ट करें, हम खुद को दर्द नहीं देंगे। बट उस टाइम आप मेंटली क्या फेस कर रही थी कि आपने खुद को हर्ट किया? मैं वीक थी, मैं सामने वाले को तो नहीं कर सकती थी, बची मैं। मुझे लगा मैं शायद मैं ना रहूं तो प्रॉब्लम्स ही ना रहे, अपने आप को ही खत्म कर लेते हैं। तो उठाया, मार लिया लाइन से पूरा। तो होता है एक टाइम पे जब आप वीक पर जाते हो ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, कि लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकती, इससे अच्छा अपना ही कर लूँ, मैं ही प्रॉब्लम हूँ, मैं ही चली जाती हूँ, मैं ही कुछ कर लेती हूँ।
तो उस वीक पॉइंट पे हो जाता है। बट मुझे बहुत रिग्रेट है इस चीज़ का, मुझे इस चीज़ का तो बहुत रिग्रेट है। बचकानी हरकतें लोग कर लेते हैं, बट उस एज में भी जब आप 19-20 साल की 21 साल की एज में इतना ट्रॉमा झेलो ना, तो चीज़ें फिर नॉर्मल नहीं होती आपकी लाइफ में। तो इस वजह से मैं बहुत वीक पड़ गई थी, और लोग वीक पड़ जाते हैं उस चक्कर में, अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं। बट आई थिंक ये अच्छी चीज़ नहीं। जैसे मैंने बोला था कि अगर मैं उस टाइम पे मैं अपने आप से प्यार नहीं करती थी, तो उस टाइम पे अगर मैं शायद अपने आप से प्यार करती तो ये चीज़ें नहीं करती आज। और आज के डेट में मुझे कितना भी कैसा भी लड़का मिल जाए, कुछ भी कर दे मेरे लिए कि नहीं मैं तुम्हारे लिए पागल हुई हूँ, कुछ भी हो जाए, कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी अगर इन फ्यूचर अगर मैं किसी के साथ आती हूँ रिलेशनशिप में, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, मैं कभी अपने आप को सेल्फ हार्म नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अब अपने आप से प्यार करती हूँ। और मैं जितना अपने आप से प्यार करता हूँ उतना किसी और से नहीं कर सकती। तो सेल्फ हार्म तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही बचकानी हरकतें होती हैं, रिग्रेट बहुत होता है, बड़े होके अफसोस बहुत होता है। मैंने ये 19-20 साल की एज में करा है, कुछ नहीं मिलता है इससे। मतलब क्या ही मिलेगा इससे, एक रिग्रेट ही आएगी। अब तो एक टाटू का रिग्रेट हो गया, और एक ये जो निशान है हाथ पे उसका रिग्रेट है। तो सेल्फ हार्म तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वेल सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करता है। बहुत ज़्यादा। और अभी जैसे इतना सारा ट्रॉमा आपने झेला है, तो अभी ऐसी क्या चीज़ें हैं आपके अंदर, क्या क्वालिटीज है जो आपको एकदम शांत रखती हैं, काम रखती है इतना सब होने के बावजूद? बिकॉज बार बार जो पास्ट ट्रॉमा होता है वो तो आता ही है, कितना भी करो आप कभी नहीं भूल सकते। शांत, मैं ना पेशेंस बहुत है मेरे अंदर। मतलब अब इतना ज़्यादा पेशेंस है ना कि लोग कुछ बोलते भी है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ ठीक है, इट्स ओके। मैं मतलब अब टॉलरेट कर लेती हूँ चीज़ों को कि नहीं ठीक है। एक पेशेंस है, और मेरा नेचर बहुत ही शांत है। पहले मैं बहुत मतलब होता था ना, एक गुस्से में चीज़ें फैसले ले लेना, और वो चीज़ें आपको तकलीफ देती है बाद में। तो शांत होना भी आपको बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे 2 लोग हैं, तो किसी एक को तो शांत होना ज़रूरी है, नहीं तो वो चीज़ें और ख़राब होती है। तो एक चीज़ तो ये, मैं शांत बहुत हूँ, मेरा मन बहुत शांत रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे कुछ भी ऐसा फ़ील होता है, मैं लो फ़ील करती हूँ, मैं ऐसा लगता है मैं वर्थलेस हूँ, ये है वो है, कुछ भी फ़ील करती हूँ, तो मेरी मम्मी याद आती है। तो उनको बस एक कॉल करती हूँ, मेरी सारी चीज़ें, मेरे सारा टेंशन, मेरी हर चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो उनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल है। मुझे ऐसा मतलब अपने आप से मैंने प्यार भी करना सीखा है, तो उनके कहने से स्टार्ट करा ये चीज़ें, अपने आप को एक्सप्लोर करा है। तो उनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, मेरे जर्नी में, मेरी सेल्फ लव में, मेरी वर्थ खुद को जानने में उनका रोल है पूरा। अच्छा शाम्भवी, एज ए इंडिपेंडेंट वुमेन, आपकी लाइफ में ऐसा कोई विनिंग मोमेंट था कि आपको ऐसा लगा हो कि आई हैव डन समथिंग एंड दैट्स माय? अभी भी है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये मेरे लिए। क्या होता है ना, होता है, मैं करती हूँ अपने घर वालों के लिए, मैं करती हूँ, बहुत करती हूँ, और स्पेशली अपनी मम्मी के लिए तो बहुत करती हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं जब स्टार्ट की थी अर्न करना, तो होता था मम्मी के लिए, मम्मी को मेरे रिंग्स बहुत पसंद है गोल्ड के, तो उनको मैंने 1-2 रिंग लेके दिया था गोल्ड का, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। और मैं अब क्या करती हूँ, वो तो था प्राउड मोमेंट, अब हर धनतेरस पे उनको गोल्ड मैं देती हूँ। तो ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट, और मैंने वो चीज़ को बंद नहीं किया, मैं वो कंटिन्यू करती हूँ कि जो चीज़ें मम्मी को मेरे खुशी दे मैं वो करती हूँ, और ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। वो जब जब खुश होती है वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट होता है। हाँ। सो अभी आपके लिए एट द करंट सिनेरियो सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है? व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? सक्सेस, अभी तो मुझे ऐसा लगता है मैं हूँ नहीं वहाँ पे, मैं पहुँची नहीं हूँ। मतलब मेरी चीज़ें हैं जो अभी अधूरी हैं शायद, मुझे लगता है वो पूरी होंगी तभी मैं कहूँगी। ये सक्सेस जो वर्ड है ना, ये बहुत बड़ा है मेरे लिए, अभी मैं वहाँ पे हूँ नहीं। मैं शायद जिस दिन पहुँच जाऊँगी, मैं उस दिन उस मतलब इस वर्ड का जो मीनिंग है मैं वो समझूं, क्योंकि अभी मैं हूँ नहीं। मुझे अभी बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, और किसी के लिए ना, अपनी फैमिली और अपने लिए करना है। और जिस दिन मेरी फैमिली फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएगी हर चीज़ से, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी कि नहीं बस हो गया, तब मैं मानूंगी कि असली सक्सेस वो है मेरे लिए। तो अभी मैं वहाँ पे नहीं हूँ।
सो अभी शाम्भवी, आप जब अपने डेली व्लॉग्स डालते हैं तो काफ़ी सारे हमने आपके वो स्किन केयर रूटीन वाले टिप्स भी देखे हैं, और आजकल ना वैसे कोरियन स्किन केयर भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो डू यू फॉलो दैट, और स्किन केयर को लेके एनी पर्टिकुलर स्टेप्स यू फॉलो, बिकॉज यू हैव अ वेरी नाइस स्किन एंड पीपल वांट्स टू नो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं सुबह उठती हूँ, पानी पीती हूँ बस। मतलब पानी तो मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, ड्रिंक वाटर। मतलब मुझे लगता है पानी ही आपकी स्किन ज़्यादा बेटर करता है। आप कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं मैंने कुछ ट्राई नहीं करा, मैंने 10,000 से लेके 12,000 तक का सीरम यूज़ करा। मतलब होता है ना वो देख के लोगों को कि नहीं नहीं शायद इफेक्टिव वो कुछ हो, मैंने हर चीज़ करके देख लिया, बट कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। आपकी स्किन वैसे की वैसी ही रहती है। आप दुनिया के कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स लगवा लो, कोई भी ट्रीटमेंट करवा लो, मैंने आज तक क्लीन अप भी नहीं, मैंने फेशियल भी नहीं कराया चेहरे पे, सोचो मैं नहीं कराती हूँ। तो कुछ ये पता नहीं सबको करता होगा इफेक्ट, बट मेरे स्किन पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ लगा लूँ तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए। मेरी स्किन जैसी है वैसी ही रहती है। मैं कुछ स्किन केयर करूँ चाहे ना करूँ, बस एक टोनर लगाती हूँ, एक मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, लिप बाम लगाती हूँ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करती हूँ। बस इतना है मेरा स्किन केयर, और कुछ भी नहीं करती हूँ। खाने पीने में भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ऐसे बहुत वैसी पर्टिकुलर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उतना ही ऑयली खाती हूँ, उतना ही बटर खाती हूँ, उतना ही वो खाती हूँ। तो वो होता है ना, सबके अपनी अपनी स्किन होती है, तो उनके हिसाब से होती है। मेरी स्किन तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, मेरी स्किन वैसी ही ठीक है। मतलब मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत है, मुझे करना चाहिए इतना कुछ, इतना 10 स्टेप्स, 12 स्टेप, इतने ये सीटीएम, टोनर, मॉइस्चराइजर, सीरम। मैं पहले करती थी। मतलब आज से 2-3 साल 4 साल पहले मुझे बड़ा क्रेज था ना, मेरा पूरा जितने भी महंगे प्रोडक्ट्स होते थे, जितने भी, चाहे शार्लेट टिल्बरी का हो, मॉइस्चराइजर हो, बॉबी ब्राउन हो, सब कुछ हो, मैं सब कुछ रखी रहती थी। मतलब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बोल दो, मैं निकाल के रख देती थी। मैं 2-3 साल पहले मुझे बहुत क्रेज था, बट जब मैंने देखा ना कि यार मेरे ऐसे लाखों रुपए ऐसे पड़े हैं, बट कोई इफेक्ट नहीं है मेरे स्किन पे, ये तो एज इट इज है, जैसी की तैसी है। फिर मैंने बंद कर दिया एकदम से, मतलब नॉर्मल कर दिया कि नहीं ठीक है, मॉइस्चराइजर लगा लेती थी, सीरम लगा लेती थी, टोनर लगा लेती थी, बस। उससे ज़्यादा मैं अभी भी कुछ नहीं करती हूँ। ये भी नहीं है कि मैं रात को बहुत प्रॉपर स्किन केयर करके सोती हूँ, नहीं। बस लिप बाम लगाऊंगी, टोनर लगाऊंगी और सो जाऊंगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ मैं। सो अभी ना मतलब बोटॉक्स को लेकर और लिप फिलर्स को लेकर इतने सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, इवन लोग इंजेक्शंस लेते हैं, और अभी तो काफ़ी सारे केसेस भी आ रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दैट डेथ भी हो रही है, कार्डियक अरेस्ट से अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी। तो उसके लिए आप फेवर में हैं, आप अगेंस्ट में हैं? मुझे क्या लगता है कि जो भगवान ने आपको जैसे बना के भेजा है ना, आप उसमें खुश रहो यार, उसको चेंज मत करो। मतलब आप अपने आप के साथ खेल रहे हो, तो मुझे लगता है अपने आप से बहुत प्यार करो। मतलब जो भी भगवान ने जैसा बना के भेजा, आपको प्यार करना चाहिए। आप लोगों को देख के ऐसा मत सोचो कि अरे यार वो अच्छी है, उसके लिप्स कितने अच्छे हैं, उसकी नोज कितनी अच्छी है। आप अपने आप में यूनिक हो। आपको ये फील करना चाहिए कि मैं यूनिक हूँ, ठीक है, मैं सबके जैसी नहीं हूँ। और अब तो वैसा करा के सब एक ही जैसे लगते हैं मुझे, तो मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ इस चीज़ के। मैं कंप्लीटली अगर मैं बोलूँ तो मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मतलब इन फ्यूचर कभी भी ऐसा लगता भी है कि हाँ कराना है, मैं कभी नहीं कराऊंगी। मैं कभी भी नहीं, मैं बुढ़ी भी हो जाऊंगी, मैं कभी भी नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है भगवान के जो कुदरती चीज दी हुई है उससे खेलना ना बहुत बुरी बात है। तो नहीं खेलना चाहिए, आप जैसे हो उसमें खुश रहो। मुझे तो नहीं पसंद है ये चीजें बिल्कुल भी। तो शाम्भवी, आज हमने काफ़ी सारी बातें करी, लेकिन एक फाइनल मैसेज जो आज आप अपने हेटर्स को देना चाहेंगी, पर्टिकुलरली हेटर्स, बिकॉज बहुत सारे बैड कमेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रोल होता है और हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, तो हेटर्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज यही होता है ना कि आप लोगों को, हमें सोसाइटी फ्री छोड़ देती है कि नहीं आप डिसीजंस लेने के लिए फ्री हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर इन द सर्कल ऑफ सोसाइटी एंड वी आर बाउंडेड बाय देम। सो व्हाट्स द मैसेज? सोसाइटी के लिए क्या ही बोला जा सकता है, सोसाइटी ये चेंज नहीं हो सकती कभी। उनका माइंडसेट एक हो गया, वो नहीं चेंज हो सकता। और जो हेटर्स है उनको यही बोलूंगी कि यार कुछ अच्छा कर लो लाइफ में, इसके अलावा भी कुछ कर लो, अपने आप के ऊपर फोकस कर लो, शायद तुम भी बहुत आगे निकल जाओ। दिन भर ऐसे फोन चला के कमेंट्स करने में क्या मिलता है लोगों को?
मतलब मैं उनको हेट नहीं करती यार, मतलब वो भी शायद कहीं ना कहीं परेशान होंगे अपनी लाइफ से। मेरा बहुत सारा प्यार है, मेरे हेटर्स को भी बहुत सारा प्यार है, और जो मुझे प्यार करते हैं उनके लिए तो फिर मेरा पूरा सब कुछ है उनके लिए। जो मुझे प्यार करते हैं उनके लिए भी, जो हेटर्स है उनके लिए भी, वो भी क्या ही कर सकते हो, उनका कुछ हो नहीं सकता। मतलब मैं इस पॉइंट पे मैं चुप हो जाती हूँ, बिल्कुल साइलेंट हो जाती हूँ कि यार कुछ नहीं हो सकता उनका। मतलब उनके पास फोन मिल गया है, इंटरनेट मिल गया, पावर है, तो कमेंट्स करेंगे, गालियां देंगे, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। पता नहीं आप सब किस बात से दुखी हो, किस चीज से दुखी हो, मैं हेटर्स के लिए कह रही हूँ, किस चीज से परेशान हो, बट आई होप जिस चीज से भी परेशान हो वो खत्म हो जाए। और लोगों को ऐसे ट्रीट मत किया करो कि जैसे वो एक कचरा है ना, कि इनको कुछ भी बोल के निकल जाओ, फर्क नहीं पड़ता। फर्क सबको पड़ता है, सबके, चाहे कोई भी हो। मुझे लगता है सबको फर्क पड़ता है यार। मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि फर्क नहीं पड़ता, बट एंड में लगता है कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, डू आई डिजर्व दिस? मतलब ये इतनी गालियां, इतना हेट क्यों? मतलब गालियां भी वही दे रहे हैं जो फॉलो कर रहे हैं। तो जब इतनी मैं बुरी लगती हूँ तो क्यों कर रही हूँ फॉलो? मत करो। जो तुम्हारे टाइप के क्रिएटर हो अब तुम उनको फॉलो करो, तुम मुझे मत करो। और अगर कर रहे हो तो गाली मत दो। तो गाली भी पता है वही लोग देते हैं, मैंने देखा है खोल के अपनी प्रोफाइल। जो गालियां देते हैं, कुछ भी कमेंट्स करते हैं, मैं उनका प्रोफाइल खोलती थी पहले, देखती ये तो मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब तुम गाली भी दे रहे हो, तुम हेट भी कर रहे हो, और फॉलो भी कर रहे हो, और सब कुछ देख भी रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो इससे अच्छा तुम मत ही करो, क्योंकि वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है कि यार ये तो मेरे फॉलोवर 90% तो गालियां ही होती, 10% कुछ अच्छे लोग होते हैं जो अच्छा बोल देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। तो उनके लिए भी मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरे हेटर्स के लिए भी प्यार है। मैं नहीं हूँ ऐसी। तो आज जो शांभवी हमारे साथ में बैठी है, तो ये शांभवी क्या पीछे छोड़ कर आई है, क्या कुछ पीछे छोड़ कर आई है? मैं बनारस छोड़ के आई, अपनी फैमिली छोड़ के आई हूँ यार। मुझे इस बात का हमेशा से रिग्रेट रहता है, मैं कभी बनारस से निकली नहीं। मेरे लिए बनारस मेरी जान है, बनारस। और उससे भी ज़्यादा मेरी फैमिली। मैं पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मजबूरी में मुझे घर से दूर होना पड़ा, तो मुझे लगता है ये पीछे छोड़ के आई हूँ, इसका मुझे दुख है। और बाकी जो बुरी चीज़ें कहीं उसका तो बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए तो मैं खुश हूँ। वेल मैं ये देख सकती हूँ शांभवी की जो आपकी बोल्ड एंड फियर्स प्रोफाइल हमें दिखती है, आप बिल्कुल इससे अपोजिट हैं, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन एंड वी लव इट। सो शांभवी, अभी एक Q&A राउंड है जो कि हमने हमारी ऑडियंस के साथ किया था, आपके फॉलोअर्स के साथ किया था, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं और उनके आंसर्स दे आर वेटिंग। हाँ तो वो शुरू करते हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस Q&A राउंड विद शांभवी सिंह। पहला क्वेश्चन है शांभवी, अंकित मिश्रा ने पूछा है, और ये क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा सुना है, आप शादी कब करोगे? शादी यार जब वैसा लड़का मिल जाए, मतलब मेरे टाइप का, मेरे लायक लड़का जो है वो मिल जाए तब कर लूंगी, अभी टाइम है, सो डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विवान राठौर ने पूछा है, आर यू सिंगल और इन अ रिलेशनशिप? बता सकते हैं? मतलब हाँ है, अभी मेरी कोई लाइफ में कोई है? ओके, नेक्स्ट सवाल पूछा है बिट्टू ने, और ये सवाल इसी का आपने जो भी आंसर दिया उसी में है कि व्हाट अट्रैक्ट्स यू इन अ बॉय, मोस्ट इन अ बॉय? टॉप 5 क्वालिटीज यू कैन। टॉप 5। एक तो मतलब बियर्ड वगैरह, मतलब प्रॉपर अच्छे से रहने चाहिए, है ना। और नेल्स अच्छे होने चाहिए, है ना, और मजे से। और हाइजीन थोड़ा ये मैटर करता है, ये है। और परफ्यूम की चॉइसेस अच्छी होनी चाहिए, उसकी अट्रैक्ट करती है, और मुझे ना फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। स्पेसिफिक प्रोफेशन यू वांट कि भाई वो इस प्रोफेशन का, इस कास्ट का मिल जाए तो मजा है, तो होता है ना थोड़ा थोड़ा कि ये प्रोफेशन हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नयन ने, इट्स योर एज, व्हाट्स योर एज? ये थोड़ी बताना होता है, लड़कियों की एज नहीं बता। नहीं पूछनी चाहिए थी, सॉरी नयन। ओके, नेक्स्ट पूछा है उबैद शेख ने कि वेयर इज योर चाइल्डहुड स्पेंट एंड व्हाट यू लाइक डूइंग द मोस्ट व्हेन यू वर अ चाइल्ड? नाइस क्वेश्चन। मेरा बचपन रामनगर में ही बीता है, मेनली गांव में, मेरे रामनगर में। और बेस्ट मेमोरीज क्या थी, दोस्त थे यार, वो बचपन के दोस्त जो अब है नहीं, याद है हूँ भी मैं उन लोगों की नहीं,
मेरी एक दोस्त हुआ करती थी तनु, तो उसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी मेमोरीज थी। मेरे बर्थडे पे वो हमेशा होती थी। मैं छोटी थी, 6-7 साल की थी। तो ये सारी अच्छी मेमोरीज थी, बट वो अब दोस्त नहीं है, पता नहीं अब दूर दूर है सब। ये सब बेस्ट मेमोरीज थी मेरी। बट चाइल्डहुड का जो टाइम होता है ना, वो सबसे प्रेशियस टाइम होता है। वी एंजॉय अ लॉट, नो स्ट्रेस, नथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य ने पूछा है कि लड़कों ने क्या क्या बोल के आपको धोखा दिया हुआ है? क्या क्या बोल के? कि मैं तुमसे शादी करूंगा, प्रॉमिसेस। फिर उसने किसी और से शादी कर ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभी ने कि ऐसा कौन सा गम है जो आप हंसते चेहरे के पीछे छुपाती हैं? इट्स सैड टू सी यू लाइक दिस। कोई अब तो कोई गम नहीं रहा मेरी लाइफ में। मैं अभी जहाँ पे हूँ, जिसके साथ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब कोई गम नहीं है, ना कोई रिग्रेट्स है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा है कृष्णा सोनकर ने कि आप कहाँ रहते हो? मैं हूँ तो वैसे बनारस से, मैं रहती हूँ अभी ग्रेटर नोएडा में हूँ। अब पूरा एड्रेस तो नहीं पता, गौर सिटी के आसपास ही रहती हूँ। ओके, कहीं पता चले कल पूरे पैप्स आ जाए बाहर। नहीं नहीं, गौर सिटी तो बहुत बड़ा है, नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्कआउट रूटीन। मैं नहीं करती। ये लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि मैं जिम जाती हूँ, मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ। बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे 4 टाइम खाना चाहिए होता है। और अपने हाथ का, मतलब घर का बना हुआ खाना मुझे पसंद है, बाहर का मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ। तो मैं कुछ भी वर्कआउट कुछ भी नहीं करती। 2 साल पहले जाती थी जिम, बट अब सब कुछ छोड़ दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मयंक ने, विच मेकअप ब्रांड यू प्रेफर? टू फेस्ड एंड शार्लेट टिलबरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देओन ने पूछा है कि आपके लिए सबसे वर्स्ट डेट कैसी डेट होगी? मतलब इफ यू विल गो ऑन अ डेट, तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो जाए तो वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है उस डेट पे? अगर बंदा डिसरिस्पेक्ट करता है तो किसी भी चीज़ में, और अपने आगे बोलने का मौका नहीं दे रहा, मतलब बैठ के बक 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 किए जा रहे, वो सुन नहीं रहा है और पूछ नहीं रहा आपको क्या खाने में पसंद है, क्या खाओगे, वो अपने ही ऊपर फोकस कर रहा है, तो वो मेरे लिए वो है कि भाई तू निकल जा यहाँ से बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बहुत बुरा है। और मैं वैसे तो ऐसे डेट वेट पे मैं तो कभी कहीं नहीं हूँ। तो इसलिए अगर जाऊंगी भी इन फ्यूचर तो यही रहेगा कि भाई तू रिस्पेक्ट कर, मेरी बात सुन, प्यार से बात कर, प्यार से ट्रीट कर, तब मैं सोचूंगी आगे का तेरे लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिनव ने, ही इज सेइंग कि आप 18 इयर्स वाली शांभवी को क्या एडवाइस देना चाहोगे? कि 18 से लेके 25 साल की उम्र तक किसी से प्यार मत करो और अपने आप पे फोकस करो, क्योंकि वो आपका ग्रोइंग एज होता है। और उसी एज में लोग बहुत गलतियां कर देते हैं और लोग फंस जाते हैं। तो जब आप मैच्योर हो जाओ आफ्टर 25, 24, तब आप ढूंढो लड़का, प्यार करो। बट इस स्टेज में फंसो मत किसी के साथ भी। सब फेक प्रॉमिसेस होते हैं, सब कुछ फेक होता है। अपने ऊपर फोकस करना चाहिए उस एज में। तो मुझे लगता है वो ग्रोइंग स्टेज होता है लड़कियों का, और उस एज में अगर आप रिलेशनशिप में आ गए तो वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, मर जाती है वो ना, कि वो बचपना खत्म हो जाता है। तो वो चीज़ें मेरी भी खत्म हो गई थी कहीं ना कहीं। बट अब मैं बच्चों से ज़्यादा अच्छा मतलब बिहेव करती हूँ, बच्चों जैसा बिहेव करती हूँ। तो वो चीज़ें धीरे धीरे बाद में आती हैं। लेकिन जो वो एज है उसको मत खो, उसको एंजॉय करो। उस एज में रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं। So that was it for our Q&A round and thank you so much Shambhavi for joining us on Rishika podcast. आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड यू आर द यंगेस्ट पॉडकास्टर, और आप बहुत ही ग्रो करोगे मुझे ऐसा लगता है, और बहुत आगे जाओगे आप। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। तो शांभवी, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। यू आर अ वेरी इंस्पायरिंग सोल, आई मस्ट से, एंड बहुत मज़ा आया। वेल, सो एवरीवन, ये थी हमारे साथ शांभवी सिंह, अ वेरी इंस्पायरिंग सोल विद अस। इसी के साथ आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आ रहा है ऋषिका का पॉडकास्ट।